Hello students, good morning. In the running topic of sexual reproduction in flowering plants, today I am going to discuss about the development of seed. Before this, we have already discussed about the dicotyledons or monocotyledons embryo. After the formation of embryo, now it will be changed into the seed. How an embryo change into the seeds, that's called development of seed. A seed consists of सीड के अंदर यदि हम देखें क्या क्या होता है. A seed consists of a dormant embryo, and storage tissue. And this storage tissue are also known as cotyledons. And seed coat. If we see the structure of a this outer covering is known as testa, or also called seed coat. And this structure is plumule or shoot, and this structure is radical, और कह सकते हैं ये आगे जाकर के किसमें चेंज होता है, रूट के अंदर चेंज होता है. और ये है आपका कॉटिलेडन. इसके अंदर क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरेज टिश्यू, और इसको सीड लीफ भी कहते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड. क्या होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड? इन सम सीड द एंडोस्पर्म इज रोटेट. कुछ सीड के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो रोटेट करता है. ऐसे सीड्स को जिनके अंदर एंडोस्पर्म रोटेट होता है इस रूप में एज द स्टोरेज टिश्यू, जिनके अंदर एंडोस्पर्म रोटेट होता है, such seeds are called albuminous seed. ऐसे सीड्स को albuminous seed कहते हैं, यानी जिनके अंदर एंडोस्पर्म सारा का सारा कंज्यूम नहीं होता है. ऐसे सीड्स को एल्बुमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं. एंडोस्पर्मिक सीड. अगर एग्जांपल देखें ऐसे तो ये मिलेगा हमको व्हीट के अंदर, मेज के अंदर, वी कैन सी व्हीट, मेज और बार्ले. जई के अंदर और कैस्टर के अंदर ये हमें देखने को मिलेगा. और दूसरा इन द जिम्नोस्पर्म. वैसे तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म का भी सीड होता है. वो एक हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में हमने क्या देखा, कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड. लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है जो रोटेट रहता है. और ये इससे पहले की घटना होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना होती है.
सीड होता है वो प्रोवाइड करता है। तो एंडोस्पर्मिक सीड और एल्बुमिनस सीड वी कैन सी व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी हम क्या देखते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड देखते हैं। और ऐसे सीड्स जहां पर, लेकिन इसके अलावा कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो यूज्ड अप हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, मेगा कॉटिलिडन्स। ऐसे सीड को हम क्या कहते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं। और वह आपका एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक भी कह सकते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिनके अंदर कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो एंडोस्पर्म को सारा का सारा क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। एग्जाम्पल आएगा आपका पी, मटर के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं। ग्राउंडनट, मूंगफली के अंदर हम ऐसा नोट कर सकते हैं। वेयरएज बी, सनफ्लावर, सनफ्लावर के अंदर भी हमें क्या नजर आएगा, नॉन एल्बुमिनस सीड नजर आएगा। सनफ्लावर के सीड्स को यदि आप देखेंगे तो वो नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं। अब बात आती है कि ये तो रहा एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का, लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस इज जनरली यूज्ड अप। न्यूसेलस भी क्या होता है, यूज्ड अप हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो का हो रहा होता है तो उनके अंदर जो न्यूसेलस होता है वो भी यूज में आ जाता है। इन सम केसेस न्यूसेलस रिमेन्स आउटसाइड। कुछ कंडीशंस के अंदर ऐसा होता है कि न्यूसेलस क्या होता है, बचा रह जाता है। आउटसाइड न्यूसेलस बचा रह जाता है और यही आउटसाइड न्यूसेलस जो होता है फॉर्मेशन करता है इसकी पेरिस्पर्म। दिस रिमेनिंग न्यूसेलस फॉर्म्ड पेरिस्पर्म। किसकी फॉर्मेशन करता है, पेरिस्पर्म की फॉर्मेशन। जनरली होता क्या है कि न्यूसेलस यूज अप कर लिया जाता है जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, बट इन सम केसेस न्यूसेलस रिमेन्स आउटसाइड द एंडोस्पर्म फॉर्मिंग पेरिस्पर्म। और ये हमें देखने को मिलता है इसके अंदर बीटरूट के अंदर या चुकंदर के अंदर, कॉफी में हम ऐसा देखेंगे। एंड ब्लैक पेपर, काली मिर्च के अंदर, और कैस्टर आपने सुना होगा, इससे क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। इसके अंदर क्या निकलती है कि ये एंडोस्पर्म भी होता है इसके अंदर। कैस्टर की अगर हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट कैस्टर के अंदर ये रहता है, एंडोस्पर्म होता है, पेरिस्पर्म भी इसके अंदर नजर आता है। और यदि आप कैस्टर के सीड को देखें तो उसके भाग की तरफ एक टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म। और टिश्यू डंठल के रूप में उसको एक आउटग्रोथ के रूप में एक टिश्यू निकलता है। आउटग्रोथ से बाहर की तरफ जैसे रहती है इस कैस्टर, जिससे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। इसके अंदर ये क्या आती है, खास बात आती है। तो ये रहा पेरिस्पर्म की फॉर्मेशन भी किस तरीके से होती है, यानी पेरिस्पर्म कब बनेगा, जब न्यूसेलस जो रहेगा यूज में नहीं आएगा, बचा रह जाएगा। कुछ केस के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से लिए, व्हीट, कॉफी, ब्लैक पेपर और कैस्टर के केस में ये सारी चीजें हमें देखने को नजर आती हैं। बाद में एक आउटग्रोथ भी रहती है जो बाहर की तरफ जुड़ी रहती है। जैसे मान लिया ये अगर हम देखें कैस्टर का सीड है तो यहाँ बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ निकली रहती है, टिश्यू निकला रहता है, ठीक है। इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, डंठल। और एंडोस्पर्म, न्यूसेलस और पेरिस्पर्म यही रहता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर इस कैस्टर के अंदर हमें देखने थे। अब बात आती है कि आउटर इंटेगुमेंट बिकम्स हार्ड। अगर हम
किसकी बात करें? ये आउटर एंटेगुमेंट जो होता है ये इसका हार्ड हो जाता है, बाहर की तरफ स्ट्रक्चर बनती है। ये क्या है? एक सीड, मैच्योर सीड का फिगर है जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर चेंज होता है? मतलब आफ्टर डेवलपमेंट यहां ये स्ट्रक्चर मिली रहती है। ठीक है जी। ये जो नीचे की तरफ भाग होता है that's called radical and the upper part is called hypocotyle. Hypocotyle की formation होती है and this upper portion is plumule with two rudimentary leaves. यहां से क्या निकला हुआ है? प्लूम्यूल निकला हुआ है किसके साथ? दो रूडिमेंट्री लीव्स के साथ। और ये नीचे का जो पोर्शन है हार्ड कवरिंग है दैट्स कॉल्ड टेस्टा। और इसके बाद ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं आपका एपिकोटाइल। और आउटर कवरिंग जो होती है ये इसकी आउटर कवरिंग, इसको बोलते हैं आपका टेगमेंट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए seed, dicotyledonous seed. यानी after the maturation of seed we can see the lowest part is the radical, और जो कवरिंग है सबसे पहले उसकी कवरिंग को टेगमर और इनरमोस्ट कवरिंग जो होती है उसको टेस्टा कहते हैं। यहाँ शो किया गया प्लूम्यूल, ये आ गया आपका रेडिकल जो हाइपोकोटाइल के पास है, और जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? एपिकोटाइल कहते हैं। आउटर इंटेगुमेंट बिकम्स हार्ड एंड लेदरी टू फॉर्म द टेस्टा। जो आउटर इंटेगुमेंट होती है वो क्या बनाती है? टेस्टा बनाती है। वो कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और एंड आउटर सीड कोट, इसको हम आउटर सीड कोट भी कहते हैं। आउटर सीड कोट ये बनाता है। एंड इनर इंटेगुमेंट इफ परसिस्ट, अगर ये इनर यानी किसी के अंदर होता है किसी में नहीं बनता। इनर इंटेगुमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेगमन कहते हैं। ठीक है जी। इनर इंटेगुमेंट को हम क्या कहते हैं? टेगमन कहते हैं। तो ये बात करी आपका डेवलपमेंट ऑफ सीड की। इसके बाद सीड की फॉर्मेशन क्या हो जाती है? सीड फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद आगे आता है कि ये सीड कैसे कैसे ग्रो करता है, और मीन्स हाउ सीड डिस्पर्स, ये अपने आप डिस्पर्स करता है या कुछ दूसरे अदर फैक्टर्स होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे सीड डिस्पर्सल के अंदर। सो लेट्स स्टडी अबाउट द डिस्पर्सल ऑफ सीड। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड, व्हाट आर द नेसेसरी फैक्टर्स फॉर द डिस्पर्सल ऑफ ए सीड? बट बिफोर द dispersal of seed, how a seed get a viability, means उससे पहले हम क्या करेंगे? सीड की विएबिलिटी के बारे में। सीड विएबिलिटी देखिए, एक साथ अगर सीड को हम ग्रो करते हैं तो वो एक साथ ही ग्रो नहीं करता, उसका जर्मिनेशन एक साथ ही नहीं होता है। तो वो जो ड्यूरेशन है कि सीड को जो समय है कि सीड हमने सॉइल के अंदर डाला और सॉइल के डालने के बाद वो एक साथ ही ग्रो नहीं करेगा, उसका एक साथ ही जर्मिनेशन नहीं होगा। तो जर्मिनेशन से लेकर के और डालने तक का जो समय है, डालने से लेकर के और जर्मिनेशन तक का जो समय है, उसी को हम क्या कहते हैं? That's called seed viability. Means seed viability means the ability of seed, the ability of seed to retain the power of germination
retain the power of germination after a certain period of storage, और इसको हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट। यानी जब ना तो सीड के अंदर जर्मिनेशन होता है, आराम से सीड सॉइल के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये लगभग ये क्या होता है, ए विएबल सीड। A viable seed is capable of germinating under suitable environmental condition, under suitable environmental condition. As we have earlier read about the conditions, how a seed, या what are the conditions for the germination of a seed, क्या क्या चाहिए, एयर, वाटर और टेम्परेचर, और साथ में सुटेबल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सीड के जर्मिनेशन के लिए हमें हवा, पानी और क्या चाहिए, थोड़ा वार्म कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। लेकिन विएबिलिटी में रेंज, जो सीड की विएबिलिटी है, विएबिलिटी में रेंज फॉर ए फ्यू वीक टू मैनी ईयर्स और सेवरल ईयर्स। सीड की जो विएबिलिटी नजर आती है वो कुछ सप्ताह से लेकर के और कई साल तक नजर आती है। यानी हम, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें या कुछ एनिमल्स की बात करें कि वो सीड को क्या करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, और इंजेस्ट करने के बाद वो उसी जगह पर ना रह करके दूसरी जगह पर ट्रांसफर होकर के चले जाते हैं, और वो वहां सीड को कहीं भी, कहीं दीवारों पर डाल दिया, कहीं जमीन के अंदर, कहीं दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया, तो वो सीड वहां वहीं की वहीं क्या रहता है, पड़ा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उस सीड की विएबिलिटी कहते हैं। और ये कुछ सप्ताह से लेकर के और कई साल तक सीड की विएबिलिटी होती है। देखते हैं कुछ एग्जांपल कि कितने समय तक एक सीड बिना जर्मिनेट किए हुए जमीन के अंदर रह सकता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेसिव। अब देखिए जो कंडीशंस हैं, ये एयर, वाटर और टेम्परेचर, ये कंडीशंस हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए लिखी थी। इन्हीं के अंदर कुछ एब्नॉर्मलिटी आ जाए तो उसकी जो विएबिलिटी है वो रिड्यूस कर जाती है। जैसे अगर एक्सेसिव ड्राई कंडीशन हो, अधिक मात्रा में वाटर, ह्यूमिड कंडीशंस हो और ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो सीड की विएबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर सीड की विएबिलिटी डिपेंड करती है, तो लेट्स स्टडी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू विच द विएबिलिटी ऑफ सीड डिपेंड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके द्वारा, सबसे पहला फैक्टर आता है आपका, सबसे पहला फैक्टर आता है आपका एग्जॉस्टेशन ऑफ फूड। एग्जॉस्टेशन ऑफ फूड अराउंड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या है, फूड है, वो एग्जॉस्ट करता है, तो क्या होता है, सीड की विएबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, एंड एम्ब्रियो इज डैमेज, और किसी कारण से क्या हो जाए, एम्ब्रियो इज डैमेज हो जाए। एंड द नेक्स्ट वन इज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, सीड है, पड़ा हुआ है, ह्यूमिड कंडीशन ज्यादा हो गई, यानी टेम्परेचर ज्यादा मिल गया, पानी के अंदर ज्यादा लंबे समय तक पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि जो एंजाइम्स उसके अंदर है उनका डीनेचुरेशन हो जाए और वो उसकी सीड की विएबिलिटी को रिड्यूस कर दे। और आरएनए क्या होता है,
ये कंडीशंस होती हैं तो इनकी वजह से सीड की विएबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सीड विएबिलिटी रिड्यूस मींस दीज आर द फैक्टर्स टू रिड्यूस द विएबिलिटी ऑफ ए सीड। अब बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले इस केस के अंदर आता है आपका कमल, निलंबो न्यूसीफेरा, जिसको हम कहते हैं निलंबो न्यूसीफेरा, इसको कहते हैं लोटस। लोटस कहां मिलता है, सीड आर वेबल फॉर मोर देन 100 ईयर्स, ये लगभग 100 ईयर्स तक वेबल रह सकता है। इसी केस के अंदर सेकंड एग्जांपल है आपका फिनिक्स डैक्टिलोफेरा, फिनिक्स डैक्टिलोफेरा, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, डेट पाम भी कहते हैं, खजूर। इसकी अगर हम वेबिलिटी की बात करें तो ये वेबल रहता है लगभग फिनिक्स डैक्टिलोफेरा, डेट पाम इसको कहते हैं। सीड हैव बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। क्या हो रहा था, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, खुदाई हो रही थी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी कहते हैं, और एक्सकेवेशन के दौरान कहां पर हो रही थी, द किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी, यानी डेड सी के नजदीक जो किंग हेरोड पैलेस था वहां पर क्या मिला हमें, डेट पाम। और ये वहां पर इसके द्वारा रेड कार्बन डेटिंग के द्वारा पता लगाया गया कि ये जो सीड वहां पड़ा हुआ है ये लगभग 2000 साल पुराना है, 2000 ईयर्स, ठीक है जी। अभी हमने देखा कमल के बारे में 100 ईयर्स था, अब ये मिला हमें खजूर के बारे में 2000 साल हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्ट तब नजर आया कि जब उस सीड को ग्रो किया गया तो वो ये क्या कर गया, ग्रो कर गया। इसी सीरीज के अंदर एक नेक्स्ट एग्जांपल और भी है, ल्यूपिनस आर्टिकस सीड हैव बीन फाउंड टू वेबल आफ्टर 10,000 ईयर्स, यानी अब तक का सबसे वेबल सीड है आपका ल्यूपिनस आर्टिकस। लगभग 10,000 साल तक ये सीड वेबल रह सकता है, यानी अगर ये सीड पड़ा हुआ है सॉइल के अंदर 10,000 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो आपको इसको जर्मिनेट करोगे तो ये जर्मिनेशन इसके अंदर हमें नजर आएगा। ये रही बात सीड वेबिलिटी की। अब बात करते हैं ये सीड अगर ये ऐसी जमीन के अंदर पड़े हुए हैं तो इनका डिस्पर्सल कैसे होता है, देखते हैं। सीड डिस्पर्सल, अब आता है मेन टॉपिक आपका सीड डिस्पर्सल। सो लेट्स सी डिस्पर्सल ऑफ सीड और सीड डिस्पर्सल क्या होता है। सीड डिस्पर्सल इट इज द मैकेनिज्म, इट इज द मैकेनिज्म, ये एक प्रकार का मैकेनिज्म है बाय विच seeds are transported, seeds are transported to new sites for germination। जर्मिनेशन के लिए सीड क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। एंड द ग्रोथ ऑफ ए न्यू प्लांट, और वहां जाकर के क्या करते हैं, एक नए पौधे की ग्रोथ करते हैं। द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट, ये क्या है, पूरा का पूरा टोटली एक मैकेनिज्म है। एंड सीड डिस्पर्सल डिपेंड्स ऑन एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स, और बायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं आपके एनिमल्स। टोटल ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एनिमल्स कॉमनली मेडिएट दिस प्रोसेस, एनिमल जो होते हैं वो इस प्रोसेस
also depends on the effectiveness of the seed dispersers, यानी और जो सीड को डिस्पर्स करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहला केस आता है कि सीड क्या करता है, खुद अपने आप को सेल्फ ही क्या करता है, डिस्पर्स करता है। उस फिनोमेना को, उस टर्म को हम कहते हैं ऑटोकॉरिंग। ऑटो मीन्स होता है आपका सेल्फ, और कॉरिंग जो वर्ड है, जो टर्म है, वो यूज होती है इसके लिए डिस्पर्सल के लिए, मीन्स सेल्फ डिस्पर्सल। अगर डिस्पर्सल किसके, सीड खुद अपने आप को ही डिस्पर्स कर रहा है, तो उस फिनोमेना को हम ऑटोकॉरिंग कहते हैं। ऑटो सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म बाय द plants without the help of any factor is called autocoring, and it results in the seed dispersion to a limited distance। यानी कि इस फिनोमेना के द्वारा जो सीड का डिस्पर्सन होता है वो बहुत कम दूरी के लिए ही होता है, ज्यादा दूरी पर ये सीड डिस्पर्स नहीं होता। However, डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर इज लेस, और किसी बाह्य कारक के ऊपर या अदर फैक्टर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। Now, second one is allocoring. Allocoring means, allocoring को कहते हैं allo means seed dispersal using a vector, यानी यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, एक वेक्टर का प्रयोग करते हैं। अगर डिस्पर्सल किसके द्वारा, किसी एक वेक्टर के द्वारा और सेकेंडरी एजेंट के द्वारा हो रहा है, उस टर्म को हम कहते हैं allocoring। और these vectors may include, ये जो वेक्टर्स हो सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, यानी विंड, तो वाटर, और आपका हो सकता है एनिमल्स और अदर्स के अंदर आ जाते हैं आपके ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अब देखना है हमें कि विंड के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है सीड का, वाटर के द्वारा कैसे होता है, एनिमल्स उसमें क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका विंड डिस्पर्सल, यानी अगर ये डिस्पर्सल इसके द्वारा हो रहा है तो उसको एनिमोकॉरिंग या विंड डिस्पर्सल हम कहते हैं। इफ इट अकर्स व्हेन डिस्पर्सल सीड्स आर वेरी लाइट वेट, और ऐसे सीड की क्या खास बात होती है कि हवा के अंदर वही सीड डिस्पर्स हो सकते हैं जो कैसे हो, लाइट वेट हो, एंड सीड कैन नॉट फ्लोट ऑन द विंड और दे कैन फ्लटर टू द ग्राउंड। ये हवा के अंदर भी क्या कर सकते हैं, फ्लटर कर सकते हैं, और ग्राउंड पर भी फ्लटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका डैंडेलियन। अगर हल्का सा भी डैंडेलियन में हम मार देते हैं तो वो क्या कर जाता है, डिस्पर्स कर जाता है। विच हैव फीदरी, उसके पास क्या होते हैं, फीदरी पेपस अटैच्ड टू देयर सीड्स एंड कैन बी डिस्पर्स्ड लॉन्ग डिस्टेंस, एंड सम प्लांट्स हैव विंग्ड सीड। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, जिनके अंदर विंग होते हैं, जैसे समारा एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या हो पाया जाता है, विंड डिस्पर्सल होता है। बात करते हैं आपके वाटर डिस्पर्सल की। अगर ये इसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा, मीन्स वाटर डिस्पर्सल की अगर हम बात करें तो वाटर के द्वारा अगर डिस्पर्सल होता है तो उसको वाटर डिस्पर्सल या एक्वापोरिंग, ठीक है, पानी को हम क्या कहते हैं, एक्वापोरिंग। किसके लिए यूज किया हमने, डिस्पर्सल के लिए एक्वापोरिंग टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं। और ऐसा हमें देखने के लिए मिल सकता है वाटर लिली के अंदर। वाटर लिली प्रोड्यूस फ्रूट दैट फ्लोट्स इन द वाटर फॉर ए व्हाइल एंड देन ड्रॉप्स डाउन टू द बॉटम टू टेक पार्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द पॉन्ड। एंड दूसरा देखने को मिल सकता है एग्जाम्पल है कोकोनट, नारियल, जो कहाँ होता है, ट्रॉपिक एरियाज के अंदर होता है। जैसे ही नारियल कहाँ गिरता है, समुद्र के अंदर गिरता है, तो उसका कोकोनट का जो डिस्पर्सल होता है वो वाटर के थ्रू ही होता है। वाटर के थ्रू जब टाइड्स, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ा, ज्वार भाटा, लो टाइड्स की कंडीशन रहती है तो पानी के साथ बह करके किनारे तक आ जाता है। अब उसको वहां क्या चाहिए, थोड़ी ह्यूमिड कंडीशन चाहिए और उसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो वो वही क्या करता है, ग्रो कर जाता है। दूसरा एक एग्जाम्पल और है, इफ दे ग्रो नियर ओशियन द सीड कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाई ओशियंस करंट्स। तो जो कोकोनट होता है उसको जो ओशियन करंट्स होती हैं वो बहा करके ले जाती हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज अलाउंग द सीड्स टू बी डिस्पर्स्ड एज फार एज अदर कॉन्टिनेंट। और ऐसी भी कंडीशन आती है कि एक कॉन्टिनेंट से
इसके द्वारा ओशन करंट्स के द्वारा दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर चला जाता है। एंड मैनी मैंग्रोव सीड्स, दूसरा एक एग्जांपल और है इसका, मैंग्रोव प्रजाति प्लांट होते हैं, मैंग्रोव सीड्स जो होते हैं मे शो ग्रोथ व्हाइल स्टिल इनसाइड द फ्रूट अटैच्ड टू द ट्री एंड द सीड ग्रो रूट्स एज सून एज दे टच द सॉइल। जैसे ही सॉइल के संपर्क में आते हैं ये क्या करते हैं, कब कंडीशन क्या होगी, जब लो टाइड्स होगा, लेकिन अगर दे माइट फॉल इन द सॉइल इंस्टेड ऑफ वाटर एंड स्टार्ट ग्रोइंग राइट देयर, और ये अगर इनको वहीं जर्मिनेशन करने का मौका मिलता है तो ये वहीं जर्मिनेट कर जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द ज़ूकॉरी, यानी एनिमल के द्वारा सीड के डिस्पर्सल को हम क्या कहते हैं, ज़ूकॉरी कहते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक एंडोज़ूकॉरी और दूसरा एपीज़ूकॉरी। एंडोज़ूकॉरी की बात करें, यानी एंडोज़ूकॉरी की सीड डिस्पर्सल कैन ऑल्सो हैपन बाई इंजेशन बाई वर्टिब्रेट्स, यानी सीड को वर्टिब्रेट्स कुछ खा जाए, एनिमल्स कुछ खा जाए, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, एंडोज़ूकॉरी। और इसके लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, बर्ड्स, मैमल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीड डिस्पर्सर्स, ठीक है जी। एंड अदर एनिमल्स लाइक टर्टल, कछुए, फिश एंड इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट विएबल सीड्स, ये भी क्या करते हैं, विएबल सीड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये रहा आपका एंडोज़ूकॉरी। बात करते हैं एपीज़ूकॉरी की। एपीज़ूकॉरी मींस प्लांट स्पीसीज ट्रांसपोर्टेड बाय एनिमल्स एक्सटर्नली, यानी जैसे आपने देखा कुछ प्लांट के सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या निकले रहते हैं, स्पाइंस होते हैं, हुक्स होते हैं, बार्ब्स होते हैं। जैसे एग्जांपल कोकरू, जेंजियम, ये एनिमल्स की स्किन से क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जहां जहां वो एनिमल्स जाते हैं या उनके फ्रो के अंदर चिपक जाते हैं, उन फ्रो के अंदर लग जाते हैं, तो जहां जहां एनिमल्स वो जाते हैं वो सीड वहां तक चला जाता है और वेबल सीड रहता है और जर्मिनेशन उसका उसी जगह पर हो जाता है। तो इन द ट्रॉपिक्स, जबकि ट्रॉपिक एरियाज के अंदर जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जैसे चिंपैंजी, तापीर, ठीक है जी, टाउकून्स और हॉर्नबिल्स में डिस्पर्स लार्ज सीड, ये क्या करते हैं, सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो ये देखा हमने डिस्पर्सल ऑफ सीड्स थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। इसके बाद एक लास्ट वीडियो इस टॉपिक का रहा जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं आपका फ्रूट्स, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। Apomixis or polyembryony is the last topic according to your book. So we will study in next video. So have a nice day. Thank you.